जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के इस महा रिवीजन सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भूगोल रिवीजन करेंगे। भौगोलिक स्थिति पूरी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक को कंप्लीट कराया है। अर्जुना की, छत्तीसगढ़ स्पेशल और इंडिया करंट अफेयर्स भी हमने कंप्लीट करा दिया है। महामैराथन क्लास में आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। और मैपिंग के माध्यम से भी यहाँ चीज़ों को समझेंगे और डिटेल में भी दिया हुआ, कहीं कहीं वन लाइनर फैक्ट भी देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जाकर देखिएगा। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट से और ना ही किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श करती है, टच नहीं करती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके हुआ है। यह भारत का 26वां राज्य है। ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है ये। और छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक रूप, जिसमें उत्तर में सतपुड़ा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण में बस्तर का पठार प्रमुख है। अवस्थिति देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की भू संरचना में आर्कियन शैल समूह, कुडप्पा एवं गोंडवाना शैल समूहों का प्रमुख योगदान है। आर्कियन शैल समूहों का 50% भाग छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। बस्तर का पठार कांकेर क्षेत्र, बस्तर उच्च भूमि, गोदावरी, कछार क्षेत्र तथा भोपालपट्टनम क्षेत्र में विभाजित है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इंपॉर्टेंट है बहुत। और छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार जो है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब दोस्तों, मानचित्र के माध्यम से समझते हैं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य। छत्तीसगढ़ की सीमा किन किन राज्यों को टच करती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, तो देख लीजिए यहाँ पहले। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा कुल 7 राज्यों को टच करती है। याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं वो। उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा उड़ीसा देख सकते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा जो है उड़ीसा राज्य को स्पर्श कर रही है। ठीक है। इधर पूर्व में उड़ीसा है। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो महाराष्ट्र से टच कर रहा है पश्चिमी सीमा। और उत्तरी सीमा की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से टच कर रही है उत्तरी सीमा। और आंध्र प्रदेश से आपका लगी हुई है दोस्तों दक्षिण में, आंध्र प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ के। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में देख सकते हैं आप लोग मध्य प्रदेश से टच कर रहा है। ठीक है, इधर। और दक्षिण पश्चिम में देख लीजिए तो यहाँ पर तेलंगाना आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के। और दोस्तों, उत्तर पूर्वी सीमा की बात करें तो झारखंड को टच कर रही है। ठीक है दोस्तों, इधर पहले देखिए छत्तीसगढ़ के कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच कर रहे हैं, तो एक जिला टच कर रहा है। कौन सा है? बलरामपुर रामानुजगंज। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखा जाए छत्तीसगढ़ के कौन से जिले, कितने जिले टच कर रहे हैं झारखंड की सीमा को, तो दो जिले टच कर रहे हैं। कौन कौन से? बलरामपुर, रामानुजगंज और जशपुर। ठीक है, याद रखिएगा। और इधर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को टच कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 9 जिले। कौन कौन से हैं? बलरामपुर, रामानुजगंज है, सूरजपुर है, कोरिया है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है और कबीरधाम है, राजनांदगांव है, गौरेला पेंड्रा, मरवाही है, मुंगेली है, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई है। ये सब टच कर रहा है किसको? मध्य प्रदेश की सीमा को ये छत्तीसगढ़ के जिले टच कर रहे हैं। अब ये छत्तीसगढ़ के 5 जिले महाराष्ट्र की सीमा को टच कर रहे हैं। कौन कौन से? राजनांदगांव हो गया, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी हो गई, उत्तर बस्तर कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया और ये बीजापुर हो गया। याद रखिएगा। और उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं? कुल 9 जिले टच कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ये 9 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ के, ये उड़ीसा की सीमा को टच कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश की सीमा को सीमा को छत्तीसगढ़ का एक जिला टच कर रहा है। कौन? सुकमा है। ठीक है, याद रखिएगा। और तेलंगाना की सीमा को भी सुकमा और बीजापुर टच कर रहा है जिला जो है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैप को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी के लिए।
दोस्तों कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वह स्थान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। याद रखिएगा, कोरिया जिले में। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को टच करती है, क्रमशः दिया हुआ है यहाँ पर, याद रखिएगा क्रम से दिया हुआ है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज से होकर जाती है कर्क रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा IST छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से क्रम टच करिए, क्रमशः है यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटपारा, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरती है दोस्तों मानक रेखा, मानक समय रेखा। छत्तीसगढ़ सीमांत जिला देखा जाए तो उत्तरतम बिंदु जो है ये बलरामपुर रामानुजगंज जिला है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु सुकमा है, पूर्वोत्तर बिंदु आपका जशपुर है और पश्चिमतम बिंदु को क्या है, बीजापुर है। और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से लगी हुई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा ओडिशा राज्य से लगी हुई है, छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगी है, प्रदेश की उत्तर एवं दक्षिण सीमा जो है, उत्तर सीमा लगी है उत्तर प्रदेश से और दक्षिण सीमा लगी है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी सीमा तेलंगाना और उत्तर पूर्वी सीमा झारखंड राज्यों से लगी हुई है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा ओडिशा राज्य से स्पर्श करती है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड है। और छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? बलरामपुर है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? धमतरी है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 9 जिला को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? ओडिशा और मध्य प्रदेश जो है इससे छत्तीसगढ़ के 9 जिले टच करते हैं, ओडिशा और मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के न्यूनतम 1 जिला को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ये छत्तीसगढ़ का एक एक जिला लगा हुआ है। ठीक है, विभिन्न राज्यों से लगे छत्तीसगढ़ के जिले देख लीजिए इधर। उत्तर प्रदेश से बलरामपुर रामानुजगंज लगा हुआ, आंध्र प्रदेश से सुकमा, तेलंगाना से बीजापुर सुकमा, उड़ीसा से टच कर रहा है जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। और महाराष्ट्र से टच कर रहा है ये छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, उत्तर बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। मध्य प्रदेश को टच कर रहा है बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। ठीक है, ये टच कर रहा है। और झारखंड से टच कर रहा है छत्तीसगढ़ का बलरामपुर, रामानुजगंज और जसपुर, ये मतलब 2 जिले। ठीक, भारत संघ के राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति देखा जाए तो महाराष्ट्र पूर्व में, ओडिशा पश्चिम और आंध्र प्रदेश उत्तर और उत्तर प्रदेश दोस्तों दक्षिण और मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व और तेलंगाना जो है उत्तर पूर्व है और ये झारखंड जो है दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, और दोस्तों छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 32 लाख, भारत का जो क्षेत्रफल है कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के लगभग 4.11%। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% छत्तीसगढ़ का एरिया। छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की तो 700 से 800 किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लंबाई, ये अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 435 किलोमीटर है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 435 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार अगर देखिए 700 से 800 किलोमीटर है, जो कि देशांतरी विस्तार जो है 435 किलोमीटर की तुलना में अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में 9वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। और छत्तीसगढ़ से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान पहले पर आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथे पर है, 5वें पर गुजरात और 6ठे पर कर्नाटक, 7वें पर आंध्र प्रदेश और 8वें पर उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और छत्तीसगढ़ का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप क्या है? 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया और जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वाले 4 जिले क्रमशः कौन से हैं? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 15,732 वर्ग किलोमीटर है। रायपुर का दूसरे नंबर पर आता है 12,383, बस्तर तीसरे पर आता है 10,470 वर्ग किलोमीटर, दुर्ग आता है चौथे पर यानी कि 8,535 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, याद रखिएगा अवरोही क्रम में। ठीक है, ये बढ़ते से घटते में सजाने को पूछ लिया जाता है। पहले पर सरगुजा, दूसरे पर रायपुर, तीसरे पर बस्तर और चौथे पर दुर्ग है यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से।
सबसे कम क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वाले जिले कौन से हैं आरोही क्रम में? तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल जांजगीर चांपा का है, यानी कि 3,853 वर्ग किलोमीटर है। और फिर उसके बाद धमतरी का आता है 4,084 वर्ग किलोमीटर। कबीरधाम का आता है तीसरे पर 4,235 वर्ग किलोमीटर। और नारायणपुर का आता है 4,653 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः कौन से हैं? जशपुर एवं बीजापुर हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः कौन से हैं? बलरामपुर, रामानुजगंज और सुकमा है। ठीक है, भौतिक विभाग देख लिया जाए तो छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग को 4 भागों में बांटा गया है। महानदी बेसिन, कौन कौन सा 4 भाग? महानदी बेसिन हो गया, दंडकारण्य हो गया, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जशपुर सामरी पाठ। आप लोग मैपिंग में देख सकते हैं दोस्तों, महानदी बेसिन ये हो गया सबसे बड़ा यहाँ पर, और भौतिक विभाग महानदी बेसिन हो गया। फिर दंडकारण्य का ये आपका पठार हो गया। ठीक है, और दोस्तों इधर पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया। फिर जसपुर सामरी पाद हो गया। महानदी बेसिन के बारे में देखा जाए, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में विस्तृत है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर चापाकार आकृति में ये विस्तृत है पूरा महानदी बेसिन, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। इसे मध्य भारत का धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ये महानदी बेसिन को। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 68,064 वर्ग किलोमीटर है। इस बेसिन की बनावट कोडप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? बदरगढ़ 1176 मीटर जो कि है, और ये कबीरधाम जिला में स्थित है। ये इस बेसिन में प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। महानदी बेसिन मुख्यतः 2 भागों में विभक्त है, क्रमशः कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान एवं सीमांत उच्च भूमि। महानदी बेसिन की प्रमुख भू स्थलाकृतियों में मुख्यतः मैकाल श्रेणी, पेंड्रा, लोरमी का पठार, हसदो मांड बेसिन, छुरी, उदयपुर की पहाड़ी, बिलासपुर का मैदान, सिहावा पर्वत, सोनबेरा का पठार आदि प्रमुख है। इसमें मैकाल श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव, कबीरधाम, लोरमी एवं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तक है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 800 से 900 मीटर है, और यह सतपुरा पर्वत के पूर्वी कगार का भाग है। यह श्रेणी उत्तरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। यह श्रेणी मंडला मध्य प्रदेश एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिलों को की सीमा को रेखा को स्पर्श सीमा रेखा ये बनाती है। ठीक है, इसमें साल वृक्ष के वन पाए जाते हैं। इस श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है। दंडकारण्य का पठार देख लीजिए, तो यह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा में बस्तर संभाग में ये विस्तृत है। ठीक है, इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि कहा जाता है, और यहाँ लोहा, टिन, कोरंडम, हीरा, अभ्रक, ग्रेनाइट और नीस जैसे खनिजों की प्रचुरता होती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 39,060 वर्ग किलोमीटर है। इस पठार को दक्षिण का कश्मीर भी इसको कहा जाता है दोस्तों। किसको? दंडकारण्य का पठार को, याद रखिएगा, दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। इस पठार की चोटी नंदीराज है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी ऊंची चोटी है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में क्रमशः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा में भी विस्तृत है। और दंडकारण्य के पठार की प्रमुख भू स्थलाकृतियों में क्रमशः राव घाट की पहाड़ी, ये क्रमशः दिया हुआ राव घाट की पहाड़ी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में है, और गढ़िया पहाड़ी जो है उत्तर बस्तर कांकेर जिले में है। ये भी केशकाल घाटी, कोंडागांव, अभूज मांड की पहाड़ी दोस्तों ये नारायणपुर, बीजापुर तथा दंतेवाड़ा में है। और बैला डीला पहाड़ी जो है दंतेवाड़ा में, बस्तर का मैदान अलबामा पहाड़ी जो है ये बीजापुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वी बघेलखंड का पठार की बात करें, पूर्वी बघेलखंड के पठार की, तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक प्रदेश बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है। ठीक है, और इस पठार का विस्तार जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिम बलरामपुर, रामानुजगंज, पश्चिमी सरगुजा, कोरबा क्षेत्र है। और इस पठार का क्षेत्रफल लगभग 21,863 वर्ग किलोमीटर। इस पठार को सरगुजा बेसिन भी इसको कहा जाता है। यह गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। यह पठार गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार की प्रमुख भू स्थलाकृतियाँ क्रमशः दिया हुआ है। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है, जो कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया जिला में है। और कैमूर पर्वत श्रृंखला जो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, और रायगढ़ की पहाड़ी जो है इसका विस्तार सरगुजा में है। और कुदरगढ़, सीता, लेखनी की पहाड़ी इसका विस्तार महुली, ग्राम, सूरजपुर में है, और कहांग बेसिन आदि में है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में मुख्यतः सतपुरा श्रेणी वाले पठार हैं। जशपुर और सामरी पाट प्रदेश के बारे में देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत हिस्सों में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है दोस्तों। जशपुर का सामरी पाट प्रदेश को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इसका विस्तार संपूर्ण जशपुर जिला तथा बलरामपुर, रामानुजगंज व सरगुजा के पाट प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6208 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। इस प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में बॉक्साइट महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेश में के क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये क्रमशः दिया हुआ है, याद रखिएगा, देख लीजिए इसको क्रम। जमीर पाट है, फिर उसके बाद चारंग पाट, जशपुर पाट, मैन पाट। जशपुर सामरी पाट प्रदेश की प्रमुख स्थलाकृतियाँ मैन पाट सरगुजा, पंडरा पाट जशपुर में है, चारंग पाट सरगुजा में है, ये जारंग पाट सरगुजा में है, जमीर पाट जो है बलरामपुर रामानुजगंज में है, और कुसमी पाट जो है जशपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज आदि में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत देख लीजिए। मैकाल पर्वत श्रेणी जो है ये शिवनाथ व वेनगंगा महाराष्ट्र में बहती के मध्य है, ठीक है। और ये महानदी अफवाह एवं नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के मध्य है। केशकाल पर्वत जो है ये महानदी व इंद्रावती के मध्य और बस्तर पठार व छत्तीसगढ़ बेसिन के मध्य सीमा ये बनाती है। कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है सोन गंगा और महानदी के मध्य है। देवगढ़ की पहाड़ी जो है ये गोपद और रिहंद के मध्य। और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत पहाड़ी व क्षेत्र देखा जाए तो नंदीराज जो ये पर्वत है ये बैलाडीला दांतेवाड़ा में है। और बदरगढ़ जो है ये मैकाल श्रेणी कबीरधाम कवर्धा में है। और अबूझमाड़ की पहाड़ी ये नारायणपुर, बीजापुर तथा दंतेवाड़ा में। मैनपाट जो है ये सरगुजा में दोस्तों। और देवगढ़ जो है ये कोरिया में है। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी जो ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। और दहला पहाड़ जो है अकलतरा, जंजगिर चांपा में है। अलबामा की पहाड़ी जो है ये बीजापुर में है। आरी डोगरी जो है ये भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र उत्तर बस्तर कांकेर में है। कैमूर पर्वत जो है ये कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। और छाता पहाड़ी जो है ये बलौदाबाजार, भाटपारा में। और सीता लेखनी की पहाड़ी ये सूरजपुर में है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ की जलवायु देख लेते हैं। दोस्तों जलवायु की दृष्टि से बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है उष्ण कटिबंधी में आता है। यह उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु यहाँ पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, कर्क और मकर रेखा के मध्य की जलवायु को उष्ण कटिबंधी जलवायु कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण यह गर्म प्रदेश है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भू आवेष्टित राज्य एवं समुद्र तल से दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है। छत्तीसगढ़ के उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का फैलाव पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः मार्च से जून तक रहती है। प्रदेश में मई एवं जून माह में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान लगभग 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जांजगीर चांपा जिले में स्थित चांपा नगर में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। कहाँ? चांपा नगर में, जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित। मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती है, जिसे लू कहा जाता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों कुछ मैपिंग दिया हुआ है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर यहाँ पर देख रहे हैं ये जा रहा है। और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पड़ रहा है मध्य में। और देखा जाए वर्षा ऋतु, अब देख लीजिए तो वर्षा ऋतु जो है छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु मध्य जून से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक चलती है, ठीक है। और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में होती है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश की औसत वर्षा का 90% इसी महीने में होता है, ठीक है, जुलाई और अगस्त महीने में, ठीक है। प्रदेश में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इस मानसून की शाखाएं 2 भागों में विभाजित होती हैं। एक शाखा बंगाल की खाड़ी से तथा दूसरी शाखा जो है अरब की खाड़ी से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ में दोनों शाखाओं से वर्षा की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा की प्राप्ति बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज़्यादा होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वर्षा जो है 1200 से 1500 मिमी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में के अंतर्गत अबूझमाड़ की पहाड़ी, रायगढ़ बेसिन तथा जशपुर के पूर्वी भाग आते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में क्रमशः बीजापुर तथा नारायणपुर है, जिन्हें न्यूनतम वर्षा वाले जिलों में कबीरधाम आता है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा कबीरधाम में होती है और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बीजापुर और नारायणपुर में, याद रखिएगा। प्रदेश के वृष्टि छाया प्रदेश में मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग जो कि कबीरधाम क्षेत्र में आते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझ मार्ड को कहा जाता है, याद रखिएगा। और प्रदेश में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति से प्रभावित होता है। शीत ऋतु के बारे में देखें तो जाए तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है। ठीक है, इस अवधि में प्रदेश में उच्च वायुदाब रहता है। छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं औसत न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रदेश में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी गर्त के होने के कारण होती है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान न्यूनतम औसत तापमान अंबिकापुर मैनपाट क्षेत्र सरगुजा है और अधिकतम जो औसत तापमान जो है जांजगीर चांपा में, याद रखिएगा। वार्षिक ताप कटिबंध देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को तापक्रम के आधार पर 4 ताप कटिबंधों में ये बांटा गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो उच्च ताप कटिबंध जो है इसमें 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जिसमें कि प्रदेश के मध्य पूर्व क्षेत्र जैसे कि शक्ति, जांजगीर चांपा हो गया, रायगढ़ आदि क्षेत्र आता है। मध्य ताप कटिबंध के अंतर्गत जो कि 27 डिग्री सेल्सियस से ये 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंतर्गत बस्तर क्षेत्र, दक्षिण जसपुर का पठारी क्षेत्र, पूर्वी बघेलखंड प्रदेश आदि आते हैं इसमें। और निम्न ताप कटिबंध जो है इसमें 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। और महानदी बेसिन क्षेत्र दुर्ग, रायपुर उच्च भूमि, महानदी, शिवनाथ दोआब क्षेत्र आते हैं। और निम्न ताप कटिबंध जो है ये 23 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जिसके अंतर्गत जशपुर नगर, मैनपाट, अंबिकापुर आदि क्षेत्र आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रदेश जो है 10 जून से 15 के मध्य होता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में मानसून कब प्रवेश करती है? 10 जून से 15 जून के मध्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जलवायु विस्तार जो है उपाद्र महाद्वीपीय है। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर मैनपाट क्षेत्र जो कि सरगुजा संभाग में पड़ता है ये है। और छत्तीसगढ़ में कम वर्षा कहाँ होती है? मैकाल रेंज में होती है जो कि कबीरधाम में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? अबूझ मार्ड को कहा जाता है, जो कि नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ की अधिकांश मानसूनी वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फैक्ट। छत्तीसगढ़ की नदियां देख लीजिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ को नदी अपवाह तंत्र के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? पहला है महानदी, गोदावरी, गंगा नदी, ब्राह्मणी नदी और नर्मदा नदी। इन नदियों की अन्य सहायक नदियां शिवनाथ, जोंक, दूध, सिल, यारी, सुरंगी, तेल, मांड, केलो, ईब, इंद्रावती, सबरी, बांग आदि प्रमुख उल्लेखनीय है। बाघ आदि प्रमुख है। ठीक है, देख लीजिए। तो महानदी अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये अपवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 58.48% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है ये महानदी जो है। और प्रदेश में इसका विस्तार जो है 75.85 हजार वर्ग किलोमीटर है। उद्गम सिहावा पहाड़ी के फरसिया नामक स्थान से हुआ है। धमतरी से महानदी का उद्गम जो हुआ है। और महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। इसका प्रवाह जो है छत्तीसगढ़ और ओडिशा में यह नदी बहती है। और इस नदी का मुहाना जो है विसर्जन कटक ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इस नदी का प्रवाह कितना है? 286 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में महानदी का विस्तार। ठीक है, 286 किलोमीटर। और ये महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह प्रदेश के 11 जिलों में है, जो कि क्रमशः है, याद रखिएगा, धमतरी, उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटपारा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये क्रमशः पूछ लिया जाता है सजाने को, क्रमशः ये दिया हुआ है, याद रखिएगा। महानदी के उत्तर की ओर से सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ईब आदि है। वहीं दक्षिण की ओर से सहायक नदियों में कौन है? महानदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदी तो दूध नदी है, सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोक, ताल नदियां हैं। महानदी का प्राचीन नाम जो है कंदिनी है। इसे सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला एवं द्वापर युग मत्स्य पुराण में चित्रोत्पला कहा गया है। किसको दोस्तों? महानदी को। ठीक है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ में महानदी पर बांध परियोजना देख लीजिए। तो रुद्री बैराज परियोजना जो है ये धमतरी जिला में है। और गंगरेल बांध पंडित रविशंकर सागर ये धमतरी में है दोस्तों ये भी। और दुधवा जलाशय जो है ये उत्तर बस्तर कांकेर में है। दुधवा जलाशय परियोजना। दोस्तों शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। कौन? शिवनाथ नदी। तो उद्गम इसका है
पना बरस पहाड़ी राजानंदगांव में, एवं मुहाना जो है शिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका मुहाना। और छत्तीसगढ़ के प्रवाह जिलों में 8 जिले क्रमशः दिया हुआ, याद रखिएगा। राजनांदगांव, दुर्ग, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। और यहाँ देखिए तो महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब रायपुर से दुर्ग जिलों तक फैला हुआ इसका दोआब। और शिवनाथ की सहायक नदियों में क्रमशः कौन कौन सा है? खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, ये सब शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक है। हसदेव नदी का उद्गम जो है देवगढ़ पहाड़ी, सोनहत पहाड़, कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की सीमा के निकट है इसका उद्गम। यह नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हसदेव नदी। ठीक है। हसदेव बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये याद रखिएगा। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। दोस्तों मांड नदी की बात करें तो यह महानदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम मैनपाट, सरगुजा है। ठीक है। मांड नदी का विसर्जन चंद्रपुर के समीप महानदी में होता है। मांड नदी और महानदी के संगम पर चंद्र हासिनी देवी मंदिर स्थित है। मांड नदी घाटी से कोयले की प्राप्ति होती है। केलो नदी महानदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम क्षेत्र लुड़ेगा पहाड़ी, रायगढ़ में है। ठीक है। ईब नदी महानदी की सहायक नदी। इस नदी का उद्गम क्षेत्र दोस्तों खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से होती है, पंडरापाठ, जशपुर में जो कि है। ठीक है। और इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं दोस्तों, ईब नदी में, याद रखिएगा। महानदी की सहायक नदियां देखिए दक्षिण की ओर से है, याद रखिएगा। ठीक है। तो देखा जाए तो दूध नदी, ये उद्गम इसका होता है मलाज कुंडम पहाड़ी, उत्तर बस्तर कांकेर से। और इसकी विशेषता है मलाज कुंडम जलप्रपात यहाँ पर बना हुआ है इस नदी पर, दूध नदी पर। और सुंढोर नदी है जो नवरंगपुर गांव उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। और सीता नदी वन अभयारण्य क्षेत्र सोडुंड परियोजना इस नदी पर स्थित है। सिलयारी नदी जो है ये धमतरी जिले से इसका उद्गम है। और मानुम सिल्ली जलाशय इस नदी पर अवस्थित है। पैरी नदी जो है ये भाटीगर पहाड़ी गरियाबंद से इसका उद्गम होता है। और सिकासार परियोजना इस नदी पर स्थित है। सूखा नदी जो है इसका उद्गम मलेरा डोंगरा पहाड़ी से होता है। और इसके ऊपर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना स्थित है इस नदी पर, सूखा नदी पर। जोंक नदी जो है ये सोनबेरा पठार उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। और इस पर प्रवाह नुआपाड़ा तथा बारगढ़ जिला ओडिशा एवं महासमुंद तथा बलौदाबाजार भाटपारा जिला छत्तीसगढ़ है। और तेल नदी जो है ये नबरंगपुर के समीप ओडिशा में इसका उद्गम होता है, इस तेल नदी का। और ये महानदी की ये सहायक नदी है दोस्तों। महानदी की सहायक नदियां देखिए उत्तर की ओर से देखा जाए तो शिवनाथ नदी है दोस्तों, ये उद्गम इसका जो होता है पाना बरस पहाड़ी राजनांदगांव से इस नदी का उद्गम होता है। और इसकी विशेषता क्या है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और ये मोगरा बैराज परियोजना इस नदी पर है। शिवनाथ नदी ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। हसदेव नदी, इसका उद्गम देवगढ़ पहाड़ी, सोनहत पठार, कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की सीमा के निकट है इसका उद्गम। और हसदेव नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध हसदेव बांगो परियोजना यहाँ पर है, स्थित है। ठीक है। और मांड नदी जो है ये मैनपाट सरगुजा से इसका उद्गम होता है। और मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति एवं प्रसिद्ध चंद्रहासिनी देवी मंदिर है इस नदी पर। ठीक है। केलो नदी जो है ये लुड़ेगा पहाड़ी रायपुर से इसका उद्गम होता है। और केलो नदी परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना इस नदी पर स्थित है, केलो नदी पर। ईब नदी जो है इसको ये खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ईब नदी में इसकी विशेषता है नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं ईब नदी के रेत में। गोदावरी अपवाह तंत्र देखिए तो ये दक्षिण की गंगा कहे जाने वाली गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है। प्रदेश के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 28.64% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। प्रदेश में इसका विस्तार 38.69 हजार वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर यह दूसरे स्थान पर है दोस्तों। और गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ और महानदी पहला स्थान पर, याद रखिए गोदावरी नदी दूसरे स्थान पर है। ठीक है। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रवाहित होते हुए दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रावती, सबरी, बाघ आदि प्रमुख ये सहायक नदी है इसकी। इंद्रावती नदी देखा जाए तो इसका उद्गम
मुंगेर मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला ओडिशा से इसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में है। इस नदी का चित्रकोट जलप्रपात, इस नदी पर चित्रकोट जलप्रपात जो कि बस्तर में, तथा सात धारा जलप्रपात जो कि दांतेवाड़ा में इस नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और इस नदी का विसर्जन भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में है। इस नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। किसको? इंद्रावती नदी को। ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। बीजापुर जिले के ये भद्रकाली में इंद्रावती नदी और गोदावरी का संगम होता है। चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकोट जलप्रपात को। इंद्रावती की सहायक नदियों में कोटरी, निम्बरा, गुडरा, बोर्डिंग, नागरी उत्तर की ओर से है। ठीक है, नारंगी ये उत्तर की ओर से, याद रखिएगा। तालपेरू, चिंतावागू, शंखिनी, डंकिनी ये दक्षिण की ओर से। ठीक है, नारंगी नदी तटीय शहर कोंडागांव से में बहती है और डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। सबरी नदी के बारे में देखा जाए तो इसका उद्गम सिंकरम पहाड़ी क्षेत्र ओडिशा में इसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र बस्तर एवं सुकमा जिला में सबरी नदी का। ठीक है, यह नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती है यह नदी, और प्रदेश की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। और गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा में जो कि है, और रानी दरहा कबीरधाम यहीं पर है। ठीक है, और कांगेर नदी जो सबरी नदी की सहायक नदी है, इस नदी पर भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ये बाघ नदी का उद्गम जो है कुलझारी पहाड़ी राजानंद गांव है। बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है यह नदी, बाघ नदी। ठीक है, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र देखिए तो यह अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का तीसरा बड़ा नदी अपवाह तंत्र है, जिसके कुल अपवाह तंत्र का लगभग 13 से 15% तक जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। प्रदेश में इसका विस्तार 18.40 हजार वर्ग किलोमीटर है। सोन गंगा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले के क्षेत्र आते हैं। राज्य में इस अपवाह क्षेत्र की नदियां उत्तर की ओर बहते हुए इस क्षेत्र के जल को गंगा नदी की सहायक नदी सोन तक पहुंचाती है। सोन नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां देखा जाए तो ये बनास नदी दोस्तों जो है, इसका उद्गम मांजटोली की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से इसका उद्गम होता है। इसकी विशेषता है बनास नदी की मांजटोली की पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है यह। गोपद नदी जो है इसका उद्गम होता है सोनहत पठार मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से, और मध्य प्रदेश के सीमा पर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मध्य सीमा रेखा का ये नदी गोपद नदी जो है निर्धारण करती है। रिहंद नदी जो है ये छुरी मतिरिंगा पहाड़ी सरगुजा से इसका उद्गम है, और गोविंद बल्लभ पंत जलाशय रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी पर बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कन्हार नदी जो है ये बखोना चोटी गीधा घोघा खुड़िया पठार जसपुर से इसका उद्गम है। और कोठली जलप्रपात यह नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है कन्हार नदी, और कोठली जलप्रपात जो है इस नदी पर बना हुआ है। अब देखिए ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, तो छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का लगभग 3.55% रखता है। ठीक है, 3.55%। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 1394.55 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। ब्राह्मणी नदी शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से बनती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी ओडिशा राज्य की एक प्रमुख मौसमी नदी है ये। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र देखिए तो यह प्रदेश की सबसे छोटी प्रवाह प्रणाली है। ठीक है, और नर्मदा अपवाह तंत्र के द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लगभग 1% जल का संग्रहण होता है। ये सबसे छोटी प्रवाह प्रणाली है। ठीक है, प्रदेश की नर्मदा नदी अपवाह तंत्र जो है। कबीरधाम जिले में बहने वाली बंजर एवं तांडा नदियां इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध देख लीजिए तो माडूम सिल्ली जो है ये सिलियारी नदी पर बना है बांध, और ये धमतरी के निकट है। ठीक है, और गंगरेल बांध जो है ये महानदी पर बना है, ये भी धमतरी में। हसदेव बांगो जो है ये हसदेव नदी पर बना हुआ ये बांध, और ये कोरबा के निकट है। कोडार बांध जो है कोडार नाला पर बना हुआ है, और ये महासमुंद के निकट है। और खूंटा घाट जो बांध है ये खारंग नदी पर बना हुआ, और ये बिलासपुर में दोस्तों। और खुड़िया बांध राजीव गांधी बांध जो है ये मनियारी नदी पर बना हुआ है, और ये मुंगेली में स्थित है। और कलमा बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है, ये शक्ति में स्थित है। कुम्हारी बांध जो है ये बंजारी नाला पर बना हुआ है, ये रायपुर में स्थित है। सोंदूर बांध जो है सोंदूर नदी पर बना है, ये धमतरी में स्थित है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात देखिए
तो सूरजपुर जिले में दोस्तों रस्त गंडा जलप्रपात है, रक्स गंडा जलप्रपात है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। कोरबा जिले में केंदई जलप्रपात है जो कि केंदई नदी पर बना है। कोरबा जिले में दोस्तों देवपहरी जलप्रपात भी है जो कि चोरनई नदी पर बना हुआ है। गरियाबंद जिले में गोदेना जलप्रपात है जो कि उदंती नदी पर बना हुआ है। उत्तर बस्तर कांकेर में मलाज कुंडम जलप्रपात है जो कि दूध नदी पर बना है। बस्तर जिले में चित्रकोट जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और बस्तर जिले में दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात है जो कि मुनगा बहार नदी पर बना हुआ है। दंतेवाड़ा जिले में सात धारा जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। दंतेवाड़ा जिले में ही सूरजगढ़ जलप्रपात है जो कि संखिनी डंकिनी नदी पर बना हुआ है। और सुकमा जिले में गुप्तेश्वर जलप्रपात है जो कि शबरी नदी पर बना हुआ है। महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराज देख लीजिए तो शिवरी नारायण बैराज ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। और बसंतपुर बैराज जो है ये जांजगीर चांपा जिले में ये भी स्थित है। समोदा बैराज जो है ये रायपुर जिले में स्थित है। कलमा बैराज जो है ये शक्ति जिले में स्थित है। और मिरौनी बैराज जो है ये शक्ति जिले में ये भी स्थित है। साराडीह बैराज जो है ये शक्ति जिले में स्थित है ये भी। दोस्तों मैपिंग से देखिए मानचित्र में छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में दोस्तों कौन कौन से जलप्रपात है? रामदा, अमृतधारा, गावर घाट, अकूरी नाला, ठीक है, याद रखिएगा। और इधर देख लीजिए तो कबीरधाम में दोस्तों कौन सा है? रानी दहरा है। सूरजपुर में देखा जाए तो रक्स गंडा है। बलरामपुर रामानुजगंज में देखा जाए तो पवई, कोठली, वेनगंगा, भेड़िया पत्थर ये जलप्रपात है, ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज में। जसपुर जिले में देखा जाए तो रानीदाह, दानपुरी, बेने, राजपुरी, दमेरी और भृंगराज ये सब जलप्रपात कहाँ है? जसपुर जिले में। रायगढ़ में रामझरना जलप्रपात है दोस्तों। और शक्ति जिले में दमाऊ दहरा जलप्रपात है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में दोस्तों माडूसिल्ली जलप्रपात है। और महासमुंद में सात देव धारा जलप्रपात है दोस्तों। और यहाँ देखा जाए तो गरियाबंद में देखिए तो घटारानी जतमई गोदना जलप्रपात है। और कोंडागांव में देखा जाए दोस्तों तो चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात है। और इधर देखा जाए सुकमा जिले में तो यहाँ गुप्तेश्वर और रानी दराहा जलप्रपात है। और बीजापुर जिले में देखा जाए तो बोगतुंग, सातधारा और लंकापल्ली जलप्रपात है यहाँ पर, ठीक है, बीजापुर में। और नारायणपुर में देखा जाए दोस्तों तो खुरसेल और हांदावाड़ा जलप्रपात है। और उत्तर बस्तर कांकेर में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों पिजाडीन प्रपात और मजला कुंडम प्रपात और चर्रे मर्रे जलप्रपात है यहाँ पर, ठीक है, उत्तर बस्तर कांकेर में। और आई थिंक ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ देख लेते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ पर अवशिष्ट प्रकार के मृदा पाई जाती हैं जो कृषि एवं वन संसाधन के लिए महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। याद रखिएगा कितने? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मृदा, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। और लाल पीली मिट्टी के बारे में पहले देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? मटासी है, ठीक है। इस मृदा का विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्य एवं उत्तरी भाग में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महानदी और मांड नदी घाटी क्षेत्र में उत्तम किस्म की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? महानदी और मांड नदी घाटी क्षेत्र में। और यह मिट्टी गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अवशेष से निर्मित है। और यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होने के कारण जल धारण क्षमता कम होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग जो है लगभग 50 से 60% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण FeO एवं पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण Fe2O3 होता है, ठीक है। यह प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। प्रथम जो उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, याद रखिएगा, प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है, काली मृदा। इस मृदा का प्रमुख फसलें जो हैं, इस मृदा की प्रमुख फसलें धान होती हैं। यहाँ पर अलसी, तिल, ज्वार, मक्का आदि इस मिट्टी पर उगा सकते हैं। प्रदेश की लगभग 30% खेती जो है मटासी मृदा में की जाती है। इस मिट्टी में चूना की प्रधानता होने से यह धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। लाल बलुई मिट्टी देख लीजिए दोस्तों। लाल बलुई मिट्टी का छत्तीसगढ़ में इसका स्थानीय नाम है लाल रेतीली
टिकरा मिट्टी, ठीक है। बस्तर के उत्तर भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहा जाता है, ठीक है। इस मृदा का विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30% है। यह मुख्यतः दंतेवाड़ा, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, रायपुर आदि जिलों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह मृदा मोटे अनाज जिसमें कि ज्वार, बाजरा, कुटकी, कोदवा आदि के लिए उपयुक्त होती है। और यह मिट्टी जो है दोस्तों वृक्षारोपण के लिए भी उत्तम होती है। इस मिट्टी में आयरन की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मुरुमी मिट्टी या फिर भाटा मिट्टी कहते हैं इसको, याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी को, इंपॉर्टेंट है। इस मृदा में रेतीली मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि आते हैं। इसमें पोषक तत्वों की कमी रहती है, इस कारण यह कम उपजाऊ होती है। उच्च अम्लीयता के कारण यह मिट्टी कृषि हेतु कम उपयोगी होती है। यह मिट्टी सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, रायगढ़ आदि में पाई जाती है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। यह मृदा लोह एवं एल्युमिनियम की अधिकता के कारण कठोर होती है, जिसके कारण इसका उपयोग ईंट एवं भवन के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग लाल दोमट मिट्टी का देखा जाए तो यह मिट्टी अर्कियन समूह की शैल एवं ग्रेनाइट के अवक्षरण से बनी है। यह मिट्टी लौह तत्व की अधिकता के कारण लाल रंग होती है और प्रदेश में लगभग 10 से 15% भाग में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी मुख्यतः बस्तर, सुकमा, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिले में पाई जाती है। यह मिट्टी में जलधारण क्षमता कम होती है। यह मिट्टी जल के अभाव के कारण पत्थर के समान कठोर हो जाती है, ठीक है। काली मिट्टी के बारे में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार है। इसे भर्री मृदा भी कहा जाता है, भर्री मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, इसको काली मिट्टी को। इस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपर्दन से होता है। इस मिट्टी का विस्तार जो है प्रदेश के बालोद, बेमेतरा, कुरूद, धमतरी, राजिम आदि तहसीलों में तथा रायगढ़ एवं जशपुर जिलों में के कुछ स्थानों पर है। इस मिट्टी का काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है और इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अच्छी होती है, परंतु गर्म मौसम में इस मिट्टी में जलाभाव के कारण दरारें इसमें पड़ जाती हैं। अधिक आर्द्रता ग्राही होने के कारण यह मिट्टी जो है कृषि हेतु उत्तम होती है। इसमें कपास, गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली, सब्जी आदि की अच्छी पैदावार होती है। इसमें चूना, पोटाश, एल्युमिनियम तथा लौह तत्व की अधिक मात्रा होती है, परंतु फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। इस मिट्टी में छत्तीसगढ़ उच्च भूमि में पाए जाने वाली काली मृदा को भर्री कहा जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुछ अन्य प्रकार की मिट्टियां देख लीजिए। डोसरा मिट्टी जो है मृदा जो है, यह मृदा काली कन्हार एवं हल्की मटासी का मिश्रण है। डोरसा मिट्टी जो है, ठीक है। और इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट शैल समूहों से होता है। इस मिट्टी का विस्तार जो है महानदी घाटी, सबरी, इंद्रावती घाटियों तथा पूर्वी बघेलखंड आदि तक है। प्रदेश की लगभग 30% कृषि जो है डोसरा मृदा से की जाती है। यह मिट्टी धान की कृषि के लिए काफी उपयोगी होती है। पटपर कछार मिट्टी के बारे में देखा जाए तो यह मिट्टी मुख्यतः ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। यह छत्तीसगढ़ के भरतपुर तहसील के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यह अनउपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ नहीं होती है मिट्टी। पाल कछार मिट्टी देखिए तो यह मिट्टी नदियों में पाई जाती है। यह उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें जलधारण क्षमता अधिक होती है। परती परिया मिट्टी देखा जाए तो यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है। परिया का अर्थ होता है जिस पर खेती ना की जा सके, मतलब उपजाऊ मिट्टी नहीं है ये, ठीक है। अब देख लीजिए मृदा वर्ग, मिट्टी का वर्ग और मृदा का नाम और स्थानीय नाम इसका। इंसेप्टिसॉल मृदा वर्ग जो है ये लाल पीली मिट्टी के नाम को कहा जाता है और ये स्थानीय नाम इसका मटासी है। और एंटीसाल मृदा वर्ग जो है ये लेटेराइट मिट्टी है और ये मुरुमी भाटा इसका स्थानीय नाम है। अल्फी साल जो मृदा वर्ग है ये लाल बलुई मिट्टी का वर्ग है और ये टिकरा इसका स्थानीय नाम है। और वर्टी साल जो है ये काली मिट्टी का मृदा वर्ग है और ये कन्हार इसका स्थानीय नाम है, ठीक है, काली मिट्टी का। छत्तीसगढ़ के मृदा का भौगोलिक अध्ययन देखिए तो आल्टी साल जो है ये प्रमुख वनस्पति, इसमें वनस्पति होती है और आर्द्र दशा इसकी होती है और शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय ये होती है, ठीक है, तापमान इसका। और अल्फी साल के बारे में देखा जाए तो चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वन इसमें होते हैं और अल्प आर्द्र दशा इसकी होती है, ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय तापमान इसका होता है। वर्टी साल के बारे में बात करें तो घास क्षेत्र ये होता है, अल्प आर्द्र एवं शुष्क इसकी दशा होती है और शीतोष्ण एवं से उष्ण कटिबंधीय इसका तापमान होता है। और इन सेफ्टी साल के बारे में बात करें तो वन क्षेत्र इसमें होता है, आर्द्र दशा होती है, शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय इसका तापमान होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कुछ देख लेते हैं। पैरी परियोजना ये गरियाबंद जिले में अवस्थित है और पैरी नदी पर सिकासार गांव में सिकासार बांध का निर्माण किया गया है, इसलिए इसे सिकासार परियोजना भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इस नदी पर सिकासार गांव से 35 किलोमीटर नीचे
कुकदा पिक अप वियर का निर्माण किया गया है। और दोस्तों गरियाबंद तथा महासमुंद के क्षेत्र इस परियोजना से लाभान्वित हैं। पहली परियोजना से जोंक डायवर्सन परियोजना, तो देखा जाए तो जोंक नदी पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अवस्थित है। जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है दोस्तों। महानदी जलाशय परियोजना जो है 6 जलाशयों एवं महानदी पोषक नहर और सोंदूर पोषक नहर को सम्मिलित करके बनाई गई। इस परियोजना में से धमतरी, रायपुर, दुर्ग आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। खूंटा घाट या खारंग परियोजना जो है खारंग नदी पर स्थित है और इसे संजय गांधी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों मनियारी परियोजना जो है ये मनियारी नदी पर मुंगेली जिले में अवस्थित है। इसे राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है। तुंगला जलाशय परियोजना जो है तांदुला जलाशय परियोजना जो है ये तांदुला नदी पर बालोद जिले में अवस्थित है। इस परियोजना से भिलाई स्टील प्लांट को भी जल आपूर्ति की जाती है। यह प्रथम नदी परियोजना है दोस्तों। कोडार परियोजना जो है महानदी की सहायक कोडार नदी पर महासमुंद जिले में अवस्थित ये परियोजना है। रविशंकर सागर परियोजना जो है गंगरेल डैम जो कि बना हुआ और ये छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक पुरानी सिंचाई परियोजना है। यह धमतरी जिले में अवस्थित है। ये दोस्तों मानचित्र से समझते हैं छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। कोरिया जिले में दोस्तों झुमका परियोजना, झुमका गोबरी गेज परियोजना, ये कोरिया जिले में दोस्तों। अब इधर देखिए जाए बिलासपुर में, तो बिलासपुर में खारंग परियोजना, घोंगा परियोजना, भैंसा झाड़ बैराज, खूटा घाट परियोजना, ये आपका बिलासपुर में है। दोस्तों मुंगेली में दोस्तों खड़िया जलाशय परियोजना है, ठीक है। अब इधर देखा जाए बलौदाबाजार भाटापारा में दोस्तों कौन सी परियोजना है, बेलार परियोजना है, ठीक है। बलौदा में दोस्तों ये बालोद में कौन सी परियोजना है, खरखरा परियोजना और तांदुला परियोजना है, ठीक है। अब धमतरी में देख लीजिए इधर, तो धमतरी में दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा दुधावा जलाशय परियोजना मिलेगी और मुरुम सिल्ली परियोजना यहाँ पर है धमतरी जिले में। गरियाबंद में सिकासार परियोजना है। बस्तर में कोसार टेढ़ा परियोजना है। अब इधर देखा जाए महासमुंद में तो कोडार परियोजना है, जोंक परियोजना और केशवा परियोजना, ये आपका महासमुंद में है। जांजगीर चांपा में देखा जाए दोस्तों तो शिवरी नारायण बैराज और बसंतपुर बैराज, ये कहाँ है, जांजगीर चांपा जिले में। और रायगढ़ जिले में दोस्तों केलो परियोजना है, याद रखिएगा। और सरगुजा में दोस्तों श्याम कुंवर और बंकी परियोजना कहाँ है, सरगुजा जिले में स्थित है। और कोरबा जिले में दोस्तों हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है, कोरबा जिले में। अब देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र, मानचित्र से समझते हैं इसको। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में दोस्तों परसगढ़ी विकास केंद्र है, ठीक है। और गोरेला पेंड्रा मरवाही में दोस्तों अंजनी विकास केंद्र है। और देखा जाए तो बिलासपुर में दोस्तों, बिलासपुर में तिफरा, सिरगिट्टी, दगोरी, सेलर, सिलपहरी, बेलगहना, ये विकास केंद्र कहाँ है, ये बिलासपुर जिले में है। और मुंगेली में दोस्तों देखा जाए तो खम्हारिया है, खम्हारिया विकास केंद्र है, औद्योगिक विकास केंद्र, ठीक है। बेमेतरा में देखा जाए तो खैरा औद्योगिक विकास केंद्र है। दुर्ग में देखा जाए तो बुरई औद्योगिक विकास केंद्र है दोस्तों। और राजनांदगांव में देखा जाए तो टेडेसरा, विजयतल्ला, महरूम खुर्द, इंदावनी, पवनतल्ला, जोरातराई, ये विकास औद्योगिक विकास केंद्र सब कहाँ है, ये राजनांदगांव में है दोस्तों। उत्तर बस्तर कांकेर में लखनपुरी औद्योगिक विकास केंद्र है। और दंतेवाड़ा में देखा जाए तो टेकनाल विकास केंद्र है। सुकमा जिले में देखा जाए तो सुकमा औद्योगिक विकास केंद्र है। बस्तर में धूरागांव कलचा औद्योगिक विकास केंद्र है। और गरियाबंद जिले में दोस्तों बेल टुकरी औद्योगिक विकास केंद्र है। रायपुर जिले में दोस्तों, रायपुर में कौन सा है, भावाभाड़, ये रामाभाड़, बस्तोरी, आमा सिवनी, भनपुरी, तिल्दा, उरला, तेंदुआ, सिलतरा, ये सब औद्योगिक विकास केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, ये रायपुर जिले में है, ठीक है। बलौदाबाजार भाटपारा में औरेठी भी औद्योगिक विकास केंद्र है। शक्ति में वाराद्वार विकास केंद्र है। जांजगीर चांपा में देखा जाए तो कापन मुक्ताराजा विकास केंद्र है। रायगढ़ में देखिए तो सियारपाली महुआपाली औद्योगिक विकास केंद्र है। जशपुर में दोस्तों वनगांव औद्योगिक विकास केंद्र जशपुर में है। और सरगुजा में दोस्तों गंगापुर खुर्द, नयनपुर,
गिरिवरगंज औद्योगिक विकास केंद्र है यहाँ पर सरगुजा में। दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क, तो मेटर पार्क जो है ये रायपुर में अवस्थित है। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है? दुर्ग में है। फूड पार्क धमतरी में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है? रायपुर में है। एल्युमिनियम पार्क कोरबा में है। आईटी पार्क कहाँ है? भिलाई दुर्ग में है। इंजीनियरिंग और रसायन पार्क कहाँ है? भिलाई में। ऊर्जा उद्यान पार्क कहाँ है? रायपुर में है। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क रायपुर में। प्लास्टिक पार्क रायपुर में है। कौशल उन्नयन केंद्र देखा जाए तो दोस्तों एक तरफ पार्क और जिला है, तो ओपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर कहाँ है दोस्तों? रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में है ये, ठीक है। और टूल रूम की स्थापना जो है ये बोरई दुर्ग में की गई है। सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट की स्थापना दोस्तों भनपुरी रायपुर और स्याही मुड़ी कोरबा में की गई है। और परीक्षण प्रयोगशाला जो है दुर्ग में है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में बीड़ी सिगरेट उद्योग भी स्थापित है। राज्य में सिगरेट बीड़ी बनाने के प्रमुख केंद्र कौन है? खैरागढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, डोंगरगढ़, जगदलपुर तथा बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार के औद्योगिक विकास निगम के तहत औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस विकास निगम का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। राज्य में स्थापित औद्योगिक विकास क्षेत्र देख लीजिए, तो सरगुजा जिले में दोस्तों गंगापुर खुर्द, नयनपुर, गिरिवरगंज ये विकास केंद्र खुर्जा ये सरगुजा में है, ठीक है। और जशपुर जिले में वनगांव औद्योगिक विकास केंद्र है। मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर में परसीगढ़ी विकास केंद्र है। और रायगढ़ में तारा सियारपाली महुआ पाली औद्योगिक विकास केंद्र है। जांजगीर चांपा में कापन मुक्ता राजा औद्योगिक विकास केंद्र है। शक्ति जिला में बाराद्वार औद्योगिक विकास केंद्र है। बिलासपुर में तिफरा सेक्टर डी, सिरगिट्टी सिलपहरी दगोरी सेलर औद्योगिक विकास केंद्र है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में, अंजनी पूर्व में बिलासपुर जिले के अंतर्गत था ये, ठीक है। अंजनी जो औद्योगिक विकास केंद्र था पहले बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था, अब गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत है। मुंगेली जिले के अंतर्गत खमहरिया औद्योगिक विकास केंद्र, कबीरधाम में हरिन छपरा औद्योगिक विकास केंद्र है। और राजनांदगांव में दोस्तों जोरातराई, इंदावानी, टेडेरसा, पवनतल्ला, विजयतल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला में मोहरा, सोमनी, गठुला ये सब औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? राजनांदगांव में है। बेमेतरा में दोस्तों खैरा औद्योगिक विकास केंद्र, दुर्ग में बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, बलौदा बाजार भाटापारा में औरेठी भाटापारा औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है। और रायपुर में दोस्तों सिलतरा, उरला, भनपुरी, रामा भाटा, तिल्दा, तेंदुआ, आमा सिवनी, बस्तोरी, अभनपुर ये सब औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में है। धमतरी में दोस्तों श्यामा तराई जी जाम गांव औद्योगिक विकास क्षेत्र है, ठीक है। महासमुंद में बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र है। और गरियाबंद में बेलटुकरी है। उत्तर बस्तर कांकेर में लखनपुरी है। बस्तर में दोस्तों धूरा गांव, लोहांडी गुड़ा, कलचा, फ्रेजरपुर, पंडरी पानी, गीदम रोड ये सब जो स्थापित औद्योगिक क्षेत्र ये बस्तर जिले में है। दांतेवाड़ा में दोस्तों टेकनाल है। और सुकमा में सुकमा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित विकास के लिए नई औद्योगिक नीति वर्ष 2019 से 24 को लागू किया गया। इस नीति के तहत पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की कई योजनाएं शामिल की गई। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019 से 24 वाली कुछ देख लीजिए। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ प्रदेश में समन्वित, समावेशी एवं धारणीय औद्योगिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं निरंतर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग करते हुए औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय दिग्गजों को नवाचार एवं तकनीकों के साथ तालमेल एवं अभिरक्षण करके अभिसरण करके आत्मनिर्भर एवं निरंतर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर उन विकास खंडों में अधिकतम अधोसंरचनात्मक व्यवस्था, प्रोत्साहन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर का सृजन हो सके। प्रदेश की पहचान बन चुके नरवा, गरवा, धुरवा और बाड़ी की परंपरा को उद्योगों की व्यवस्था से जोड़ना ताकि प्रदेश की कृषि आधारित संस्कृति एवं पर्यावरण में संतुलन स्थापित करके सतत विकास सुनिश्चित हो सके। और उपदेश क्या है दोस्तों इस छत्तीसगढ़ औद्योगिक
नीति 2019-24 का उद्देश्य राज्य की भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का किफायती दरों पर उत्पादन करना और राज्य का संतुलन एवं समेकित विकास करना, अन्य राज्यों की तुलना में अधिकतम देशी एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करना। इसके अलावा राज्य में उपलब्ध वन आधारित संसाधन, वनोपज एवं औषधीय उत्पादों में मूल्य संवर्धन हेतु परिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम तैयार। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के आधिकारिक नए अवसर उपलब्ध कराना, उच्च प्राथमिकता श्रेणी के आधिकारिक उद्योगों की स्थापना करना, राज्य के कमजोर वर्ग के उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना, स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता अनुसार प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का उपयोगिता पूर्ण समुचित दोहन करना और राज्य के सुदूर अंचलों में उन्नत कृषि को प्रोत्साहन करना तथा अनाज एवं अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहित करना, राज्य का सर्वांगीण आर्थिक विकास करना, प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना तथा विशेष प्रोत्साहन देना और राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन देना और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास करना। ये दोस्तों सब छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 का आपका मुख्य उपदेश था। इसी के साथ ही दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।